नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से जो विषय हैं या प्रावधान हैं किन देशों से लिए गए हैं। तो एक तरफ हम देश का नाम देखेंगे, दूसरी तरफ जो प्रावधान लिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत ब्रिटेन से होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन किया। तो सीधी सी बात है कि उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। और बहुत से ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि ब्रिटेन के द्वारा जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था वहाँ से हमने लिए हैं। ठीक है, तो समझते हैं कौन कौन सी प्रणाली अपनाई गई है भारतीय संविधान में ब्रिटेन की हिसाब से। तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की जो सिचुएशन होती है, मतलब कि वो हमारे देश का नाम मात्र का राजाध्यक्ष होता है। ठीक है, और जो संपूर्ण ज़्यादातर शक्तियाँ होती हैं वो आपका प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। विधायी प्रक्रिया हो गई, एकल नागरिकता की कंडीशन हो गई कि हमारे देश में कोई नागरिकता अगर चाहता है तो उसको केवल एक ही देश की नागरिकता मिल सकती है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो प्रक्रिया है वह भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, परमाधिकार लेख है, या सारे अधिकार, सारी जो विषय हैं वो आपका ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसमें जैसी व्यवस्था है उसी तरीक़ों को हमने अपनाया है। यूएसए मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ से हमने जो चीज़ ली हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन, कहने का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ न्यायालय की व्यवस्था कई चरणों में है। आप अगर एक न्यायालय के फैसले से खुश नहीं हैं तो उसके ऊपर न्यायालय में आप वहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं और आपको एक बार ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें जो जो भी फैसला मिला है उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो संविधान की सर्वोच्चता जो है वो आपका यूएसए से ली गई है कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी बेसिस पे आपको चलना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आपका नागरिक हो। और राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसके जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद की जो व्यवस्था है, जैसे आप जानते हो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जो होता है वह पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ठीक है, और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालता है। तो ठीक यही काम आपका अमेरिका में भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम एग्जैक्टली वही नहीं है। अमेरिका में अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति बनता है तो वो 1-2 महीने के लिए नहीं बनता है, वो फिर जितना भी कार्यकाल बचा है सबके लिए बनेगा। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होगा और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मतलब प्रोविज़न वहीं से लिया गया है, उसको मॉडिफाई करके हमने अपनी सुविधा के अनुसार अपनाया है। कनाडा की बात करेंगे, कनाडा से हमने क्या लिया है, तो एक सशक्त केंद्र जो होगा उसके साथ में अर्ध संघ की सरकारें का स्वरूप होगा। जैसे कि राज्य है लेकिन राज्य की तरफ झुकाव जो है हमारे संविधान का नहीं है, वो झुकाव है केंद्र की तरफ। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं आपका केंद्र के पास रखी गई हैं। कहने का मतलब है मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जिसमें कि न राज्य संविधान बनाने का प्रोविजन है न कि केंद्र के पास, तो ये सीधा सीधा ये सारे मुद्दे केंद्र के पास चले जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कनाडा की गवर्नमेंट में है। शक्ति विभाजन, राज्य और संघ के बीच में जो शक्ति का विभाजन है उसकी पूरी प्रक्रिया जो है आपका कनाडा से ली गई है। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, इस तरह की जो प्रोविज़न है राज्यपाल के नियुक्ति का प्रोविज़न जो है कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णयन है वह भी हमने कनाडा से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, पॉलिसीज। तो डीपीएसपी का मतलब होता है कि ये मूल अधिकार तो नहीं होते, लेकिन केंद्र जो है इसको सुविधा अनुसार अपने हिसाब से शासन प्रक्रिया को चलाने के लिए, ठीक है, उसको लागू कर सकती है। लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट के तौर पे ये मुकदमा नहीं कर सकता नहीं नहीं मुझे डीपीएसपी चाहिए ही चाहिए। वो सरकार के ऊपर होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाजसेवियों को, जो भी ख्याति प्राप्त लोग हैं, उनको मनोनयन करना, इस तरह का जो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ठीक है, और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है वो आपका आयरलैंड से ली गई है। जैसे आप जानते हो कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आपका एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होती है, तो इसकी व्यवस्था आयरलैंड की गवर्नमेंट में ही है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, उसके संविधान से क्या लिया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, क्योंकि आप जानते हो कि समय समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है ना, निश्चित प्रक्रिया। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी नियम में आपको कि संविधान के किसी भी क्लॉज में अगर आपको परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपका विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार का कोई विषय है तो उसमें आपको सामान्य बहुमत से काम चल जाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएँ हैं वो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वह भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। फ्रांस की गवर्नमेंट या फ्रांस के संविधान से हमने क्या सीखा है, क्या लिया है उसकी समझिएगा, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है और जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसको हमने फ्रांस से लिया है।
ठीक है, उसके प्रोविज़न को हमने यहाँ पे लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या समझा है उसको समझिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद से हमने समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, आप जानते हो कि कुछ सूचियाँ ऐसी बनाई गई हैं, कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही अपने अनुसार क्या कर सकती हैं, अपने अनुसार उस विषय में नियम बना सकती हैं, उसको लागू कर सकती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लूँगा, शिक्षा, जो एजुकेशन है वो आपका न तो राज्य सरकार न तो केंद्र सरकार की एक मतलब सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को चला सकती है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को लागू कर सकती है, लेकिन सर्वोच्चता की बात आती है तो केंद्र सरकार उसमें प्रमुख हो जाता है, लेकिन राज्य सरकार इसमें कानून बना सकते हैं, इतना छूट दी जाती है, इसीलिए इसका ऐसे प्रोविजन किए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है उसकी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल पारित नहीं हो पाता है, आप जानते हो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होगा बिल, कोई सामान्य बिल, मैं वित्त विधेयक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कोई सामान्य बिल अगर राज्यसभा लोकसभा से पारित नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लीजिए लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पा रहा है, तो उसमें संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसके तहत क्या होता है कि चर्चा होती है, फिर उसमें समझाया जाता है कि हाँ आप किस चीज़ पे नाराज़ हैं या फिर कौन से ऐसा काम कर दिया जाए, कौन से ऐसे प्रोविज़न ला दी जाए जिससे कि आप इसको बिल को लागू कर दोगे। तो इस तरह की प्रोविज़न के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है, और भी चीज़ों के लिए होती है। राष्ट्रपति कभी कभी संयुक्त बैठक बुलाता है, तो इसकी व्यवस्था जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान में देखने को मिलती है, वहीं से हमने इसको लिया है। जर्मनी, जिसको वाइमर संविधान कहते हैं, तो जर्मनी के संविधान से हमने क्या सीखा है, क्या लिया है, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। सभी मूल अधिकार तो निलंबित नहीं होते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार तो हमारा कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो आपातकाल हो चाहे जो हो। तो कुछ जैसे फंडामेंटल राइट 1921 को छोड़ दिया जाए तो कुछ ज़्यादातर राइट जो आपके मूल अधिकार होते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। आपातकाल के समय ऐसे उपबंध बनाए गए हैं, आपातकाल उपबंध बनाए गए हैं, ठीक है। उसकी व्यवस्था जो है हमने जर्मनी से ली है, ठीक है। कहीं मान लीजिए ऐसा संकट आ जाए कि विदेशी आक्रमण हो जाए या फिर अंदर ही कोई भी सैन्य विद्रोह हो जाए, तो उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपातकाल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। आपातकाल वित्तीय भी हो सकता है, फाइनेंशियल आपातकाल भी हो सकता है, इमरजेंसी हो सकती है। अब जापान के संविधान से हमने क्या सीखा है, तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वही सर्वोच्च है, यह हमने सीखा है जापान से। सोवियत संघ रूस से हमने क्या सीखा, यूएसएसआर के मूल कर्तव्यों की जो व्यवस्था है, फंडामेंटल आपके ड्यूटीज़ होनी चाहिए, मतलब कि हर व्यक्ति की फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो लागू करने की बात है उसका प्रोविज़न जो है सोवियत संघ में देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए देश के का मतलब कि चीज़ों को उपभोग करने की शक्ति आपको दी जा रही है, उपयोग करने की शक्ति अगर आपके दी जा रही है तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है। इसमें कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्रों का में जो भी आपके प्रावधान है उसका सम्मान करना, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और मतलब कि हमारे जो देश की संपत्ति है उसका सम्मान करना, उसको नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है। प्रस्तावना में जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श हैं, आप जानते हो हमारे देश का जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का, उसमें इस तरह के शब्द और आदर्श देखने को मिलते हैं, जिसमें ये होता है कि सामाजिक कल्याण की भावना, मतलब हमारा जो स्टेट होगा, राज्य की स्थापना होती है वो वेलफेयर के लिए ही होती है। ऐसा नहीं है कि उसको पैसा कमाना है या फिर रेवेन्यू जनरेट करनी है। तो सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय हो गया, इन सभी आदर्शों की जो व्याख्या है उसको हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया कि किस पर्टिकुलर देश से हमने अपने संविधान में कौन से प्रोविज़न को ऐड किया है, उसको अपने यथाशक्ति उसको चेंज करने की कोशिश की है जो कि हमारे देश के हिसाब से फिट बैठे, लेकिन मतलब मूल जो भावना है वो उन देशों से ही ली गई है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।